we are going to solve this question. This question is from last topic. तो हम लास्ट टॉपिक देखे थे यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है आपके पास, इन हाइड्रोजन लाइक सैंपल ऑल द आयंस आर इन पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, इट प्रोड्यूसेस 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन्स if second excitation potential of sample is 193.64 वोल्ट। आपको बताना है वो सैंपल कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम जो है, पहले उसको यहाँ लिख लो आप, जैसे सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 193.64 वोल्ट। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, 193.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे बगल में लिखा है, देखिए कि अगर ये न्यूक्लियस हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, मतलब यहाँ से यहाँ आने में जो एनर्जी लगेगा, सो दिस इज फर्स्ट सेल आवर एंड दिस इज आवर थर्ड सेल। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल? तो आपको मालूम है एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल होता है दिस इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। किसी का भी निकालना होगा मल्टीप्लाई कर देना जेड स्क्वायर से, फिर निकालना होगा थर्ड का, तो इट इज -1.51 जेड स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप फर्स्ट सेल से अगर थर्ड सेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डेल्टा ई कितना होगा, सो दिस इज E3 माइनस E1 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितना आने वाला है, -1.51 प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द वैल्यू। और ये किसके बराबर है, दिस इज नोन एज सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, और ये दिया गया आपको 193.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब सॉल्व करोगे इसको इसको यहाँ सॉल्व कर लो आप, और यहाँ से इसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से जेड स्क्वायर जो आएगा इट इज इक्वल टू आएगा 16 अप्रॉक्स, और जेड इक्वल टू कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 का मतलब कौन सा सैंपल होगा, दिस इज बेरिलियम +3 रहा होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या होगा सैंपल का, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये करना होगा, देखिए सेकंड पार्ट के लिए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट वन, यहाँ फर्स्ट करते रहे आपको। सेकंड का देखो, तो आपको दिया गया नंबर ऑफ फोटोन्स कितना इमिट कर रहा है, तो 6 फोटोन इमिट हो रहा है डिफरेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ग्राउंड स्टेट में फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट। तो मान लेते हैं हम लोग है कि सपोज N1 इक्वल टू 1 है, आर ग्राउंड स्टेट, N2 आपका N हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन 6 है, N इंटू N-1/2 होता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। तो 6 इक्वल टू यहाँ N लिखो, N-1/2, तो यहाँ 12 हो जाएगा, N इंटू N-1। तो यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, N यहाँ से कितना निकल जाएगा, N इक्वल टू आएगा 4, ठीक है। यहाँ 4 पुट करो, यहाँ 4 - 1 3, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। सो दिस इज फोर्थ सेल यहाँ होगा, इज द एक्साइटेड स्टेट, मतलब क्या होगा, व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो दिस इज नोन एज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये मालूम चल गया आपको। फिर यहाँ आपके पास थर्ड है, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैंपल, जिसका फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, यू कैन यूज द फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, है दोनों आप सॉल्व कर सकते हो। फिर है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू अबव ट्रांजिशन, निकालना था आपको लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अभी आपको मालूम है, ये चल गया आपको कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ही था, इलेक्ट्रॉन था 4 में, और कहाँ पर आ रहा है, इट इज N2, N1 कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। और किसके लिए बात कर रहे हैं, तो जेड इक्वल टू 4, मतलब हम बात कर रहे हैं बेरिलियम के लिए, ठीक है। सो अगर 4 से अगर 1 में आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबल फोटोन्स आएगा, जरा उसको हम यहाँ देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर 4 से हो सकता है पहले 3 आए, फिर 3 से सेकंड ऑर्बिट में, फिर सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में, ये पॉसिबिलिटी होगा। फिर डायरेक्टली 4 से आ जाए सेकंड में, फिर 2 से 1, या फिर 4 से आ जाए, 4 से 3 हो चुका है, 4 से 2 भी हो चुका है, तो 4 से डायरेक्टली आ जाए 1। और पॉसिबिलिटी क्या आएगा, तो जैसे 3 से यहाँ 2 था, तो उसे 3 से डायरेक्टली अगर जंप कर जाए 1 में, तो 3 और 3 6 फोटोन यहाँ बनेगा। अब बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, यहाँ पता लगाओ आप
कौन से ट्रांजिशन के लिए आएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो आपको मालूम है जहां एनर्जी कम चेंज होगा वहां पर आएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो कहाँ एनर्जी कम होगा, तो 4 से 3 में। तो ये जो ट्रांजिशन होगा यहाँ से निकलेगा आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ से निकल जाएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकल जाएगा आपका। तो फिर यहाँ निकालना था आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या आएगा। तो ये जो निकलेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए निकलेगा, विच ट्रांजिशन, जहाँ एनर्जी चेंज ज्यादा आएगा। तो मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो 4 से आ जाएगा 1 में। तो यहाँ जो चेंज आएगा आपके पास एनर्जी का, दैट विल बी मैक्सिमम। सो इसके लिए यहाँ पर ही निकालो आप वेवलेंथ, यहाँ आ जाएगा आपका मिनिमम। फिर क्या निकालना था आपको, डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। ये भी काम कर सकते हो, सेकंड लाइन के लिए निकाल लो वेव नंबर, फर्स्ट लाइन के लिए निकाल लो वेव नंबर, दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर निकालना आपको है नंबर ऑफ लाइंस नॉट इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल में कौन कौन होगा, जब सेकंड ऑर्बिट पे आएगा वही विजिबल में होगा, वही जो बामर सीरीज होगा। सो 2 पे आने वाला यहाँ केवल 2 फोटोन है। मतलब सेकंड जो आपके पास ऑर्बिट है वहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 2 टाइम यहाँ दिख रहा है, 3 से 2 या फिर 4 से 2। तो बाकी जो 4 यहाँ होगा उसमें आपका विजिबल में लाई नहीं करेगा। तो यहाँ इसका लास्ट जी का जो आंसर होगा, आंसर इज 4। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इसका मतलब होगा किसी ऑर्बिट में 1 रेवोल्यूशन करने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ वी कैन डिफाइन दिस, टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑर्बिट। ठीक है, इसको अगर निकालना हो टाइम पीरियड आपको, तो आपको मालूम है यहाँ पर फॉर्मूला कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 रेवोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन। तो अगर बात करें डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, इन 1 revolution, this is equal to 2 pi r। व्हाट इज वैल्यू ऑफ r, रेडियस क्या होगा तो आपको मालूम है। फिर बात करते हैं कितना इसका स्पीड होगा। फिर यहाँ बात करें किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा, उसका वेलोसिटी भी आपको v होगा, दैट इज गिवन। सो आपको मालूम है यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। सो डिस्टेंस मालूम है आपको कितना ट्रेवल करेगा एक रेवोल्यूशन में, किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है वो भी मालूम है। सो यू कैन कैलकुलेट हियर टाइम पीरियड। सो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड आ जाएगा। यहाँ वैल्यू अगर पुट कर दो आप, सो डिस्टेंस का वैल्यू हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते, देखिए डिस्टेंस क्या होगा, तो 2 पाई आर का वैल्यू आपको मालूम है, दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, m होगा k होगा z e स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हो गया, बाय स्पीड था, दिस इज 1 बाई स्पीड, देयर इज 2 पाई z e स्क्वायर, k होगा और ऊपर हो जाएगा n इंटू h, सो दिस इज n इंटू h हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं, सो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो हियर n स्क्वायर और n क्यूब हो जाएगा, और नीचे देखो आप z इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी यहाँ सब कांस्टेंट है। यहाँ ये बोल सकते हो आप कि टाइम पीरियड यहाँ से आएगा t इक्वल टू जो आएगा, तो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर आप, दिस इज n क्यूब h क्यूब बाई 4, दिस इज 4 पाई स्क्वायर m, दिस इज m k स्क्वायर, फिर यहाँ e का पावर हो जाएगा 4, e का पावर होगा 4 और z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब कांस्टेंट है एक्सेप्ट ऑर्बिट नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो यहाँ लिख सकते हो t प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, n क्यूब बाई z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। फिर यहाँ बात करते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, व्हाट इज
फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी आपको फॉर्मूला मालूम था फ्रीक्वेंसी का, दिस इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/p। सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, z²/n³ हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग डुअल नेचर ऑफ मैटर, दिस इज गिवन बाय डी ब्रॉगली। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, हम ये पढ़ चुके हैं। सो लाइट के लिए अगर बात करें यहाँ हम लोग, तो लाइट का अगर बात करो तो एनर्जी वहाँ हम बात किए थे एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज इक्वल टू आया था hc/λ आया था। ठीक है, एक और फॉर्मूला था एनर्जी का, दिस इज इक्वल टू mc² होता है। अगर दोनों आप इक्वेट कर दो, सो यार hc/λ इक्वल टू आएगा mc², और यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, सो यार लैम्डा कम्स h/m इंटू c। ठीक है, और यहाँ से अगर बोलो आपको मास इनटू वेलोसिटी, है ना, तो अगर यहाँ आपको बताना होगा तो दिस इज वेवलेंथ आ गया लाइट का, h/मास है, और ये वेलोसिटी मतलब दिस इज मोमेंटम। यहाँ अगर आपको लिखना होगा मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर बोलना होगा, सो वी कैन राइट हियर मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फिर अगर आपको लिखना यहाँ होगा व्हाट इज वेवलेंथ इक्वल टू क्या आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, mc इज मोमेंटम, सिंबल होता है pc, h/p। सो जिस तरह से यहाँ आप लिखे वेवलेंथ लाइट का प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम, उसी तरह से हम बात करते हैं पार्टिकल के लिए। तो ये जो यहाँ हम बात की, दिस इज फॉर लाइट, जैसे लाइट के लिए फॉर्मूला मिलता है उसी तरह से हम बोलते हैं कि आपका पार्टिकल के लिए भी इसी तरह का फॉर्मूला मिलेगा। सो इन 1924 डी ब्रॉगली प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर, that is that will behave as particle as well as wave. So when electron will be in motion, that will behave as wave, and there is wave associated with the particle, or we can say electron. ठीक है, तो जब भी कोई पार्टिकल अगर मोशन में होगा, सो अगर वो मोशन में है तो इट हैज सम वेवलेंथ। ठीक है, और पार्टिकल तो वो है ही, तो पार्टिकल या बोलो या फिर मैटर बोलो आप, मैटर हैज डुअल नेचर, पार्टिकल भी है और साथ ही इसमें वेव भी होगा अगर वो मोशन में हो। ठीक है, तो उसका वेवलेंथ क्या आएगा, सो सिमिलर टू दिस हम बोलते हैं कि फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ दिस पार्टिकल इज लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, h/p, या फिर बोलो h/m इंटू v आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय डी ब्रॉगली, और ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, पार्टिकल होगा, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, जो भी मोशन में होगा। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है आपको व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, तो यहाँ आपको लैम्डा निकालना है, दिस इज h/p होगा, या फिर बोलो h/m भी होगा, और h का वैल्यू तो आपको मालूम है, दिस इज 6.626 × 10⁻³ होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें हम लोग, दिस इज 9.1 × 10⁻³ kg इंटू स्पीड क्या होगा, व्हाट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज 1/10, दिस इज 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए, सो दिस कम्स, यहाँ 6.6 अगर है तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, दिस इज 20/3 × 10⁻34 9.1 है, अप्रोक्सीमेटली अगर ये 9 लिखते हो आप, तो 10⁻, इधर 31 है और इधर फिर कट जाएगा तो 7 हो जाएगा, 31, दिस इज -31 प्लस हो जाएगा 7 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ हम ये लिए हैं कि 6.6 जो था, इसका जगह हम क्या किया, हम लोग 20/3 लिए हुए।
फिर अगर यहाँ बात करूँ इसको सॉल्व जरा करो तो दिस इज 20 हो गया और नीचे हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा तो 3 इंटू 3 9 9 इंटू 9 81 यहाँ हो जाएगा। तो उसको अप्रोक्सीमेटली यहाँ हम 80 ले रहे हैं ताकि इसको आप सॉल्व कर पाओ। दिस इज -34 ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा 31 -7 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10 टू दी पावर, दिस इज माइनस हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर और वी कैन राइट हियर 0.25 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली आंसर ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब भी आपको जब सॉल्व करना होगा तो अभी कोशिश करो कि हम मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो। उसके लिए यहाँ हम कुछ अप्रोक्सीमेशन यहाँ लिए हुए हैं कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट में आपका 6.626 है उसके जगह में आप यहाँ पर ही ले सकते हो 20/3 और साथ ही यहाँ जो 9.1 था उसको हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ 9 लिए हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक और हुआ है अप्रोक्सीमेशन, दिस इज 3 इंटू 3 9 इंटू 9 8। एक्चुअली यहाँ आता 81 लेकिन उसके जगह हम 80 लिए हैं ताकि आप आसानी से इसको आप डिवाइड कर सको। आंसर लगभग करीब ही आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ भी आपको वेवलेंथ निकालना है लेकिन यहाँ निकालना है कार के लिए। यहाँ था इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कार है तो h/mv हो जाएगा। तो h बाई मास कितना है, दिस इज 2000। वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, तो 180 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करो आप मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी है दिस इज 180, इसको इंटू करो 5/18 से, दिस इज इन मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो दिस इज यहाँ हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। इसको अगर यहाँ पुट कर दोगे आप 50 को, सो दिस इज h/5 इंटू 2 10 हो गया और इधर 1 2 3 4 हो गया। सो h का वैल्यू होता है आपका 6.626 10 टू दी पावर -34 और इधर आपके पास 50 है, दिस इज माइनस हो जाएगा 5। दिस इज 6.626 10 टू दी पावर -39 मीटर आ गया। अब जरा कंपेयर करो आप, इलेक्ट्रॉन के लिए जो आया था वेवलेंथ उसका वैल्यू कितना आया था। सो दिस कम्स टू बी, इसका जो वेवलेंथ आया था दैट इज 0.25 एंगस्ट्रॉम था, या फिर बोलो आप 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -10 था और यहाँ पर -39 है। तो आप यहाँ देख सकते हो वैल्यू कितना ज़्यादा ही कम है, दिस वैल्यू इज नेग्लिजिबल। लेकिन यहाँ जो वैल्यू था दिस इज एन एंगस्ट्रॉम, तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। दिस इज सिग्निफिकेंट वैल्यू बट दिस इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट क्या होगा, नोट यहाँ पर ये होगा आपके लिए। सो हम यहाँ देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल किसको बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल किसको बोलते हैं। सो पार्टिकल्स हैविंग नेग्लिजिबल मास, पार्टिकल हैविंग नेग्लिजिबल मास, नेग्लिजिबल मास जैसे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। एक और यहाँ बात होता है दिस इज मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो इसको बोलते हैं जिसका मास सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ लिखूंगा पार्टिकल हैविंग सिग्निफिकेंट मास, पार्टिकल हैविंग सिग्निफिकेंट मास, सिग्निफिकेंट मास। जैसे एग्जांपल यहाँ हो जाएगा, जैसे कार है या टेनिस बॉल या पेन है एटसेट्रा। मतलब जिसका मास सिग्निफिकेंट है उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, जो पार्टिकल बड़ा है मैक्रो है, जो छोटा पार्टिकल उसको बोलेंगे माइक्रो। ठीक है, सो अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड कार इज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो अगर बात करें कि वेवलेंथ जो आएगा फॉर्मूला से, किसके लिए वैल्यू सिग्निफिकेंट आएगा, जिसका मास बहुत कम था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वेवलेंथ आया दैट इज सिग्निफिकेंट, इसका वैल्यू काफी ज्यादा आया। लेकिन जो कार था उसका जो वेवलेंथ आया वो बहुत ही कम, दिस इज नेग्लिजिबल। यहाँ इंपॉर्टेंट ये होगा आपका कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, और इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेवलेंथ का वैल्यू जो आएगा दैट इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब यहाँ बोलोगे आप इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी मेजर्ड, मतलब इसका वेवलेंथ इतना छोटा आएगा जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। De Broglie hypothesis is applicable for only microscopic particle.